तो ये लोकसभाएं, ये राज्यसभाएं, ये बंद कर देते हैं, यहां पे कोई थिएटर वीटर खोल देते हैं, लोगों का मनोरंजन ही हो। टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अगर फैसले कोर्टों से होंगे, फैसले सड़क चौक चौराहों पे होंगे, फैसले आप चबा चबा के अंग्रेजी बोलते हैं, आप विदेशों में घूमते हैं, आपके लिए जो है रेफरेंडम और जो वेस्टर्न टेम्पलेट है आप उसको इंडिया पे अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं होगा वो। भारत में नारा वो नहीं चलता, भारत में नारा ये चलता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इससे भारत का एक एक बच्चा कनेक्ट करता है, ये उसकी जुबान में बोली गई हुई बात है। तो भाई साहब, अगर आप आर्टिकल 370 पे वहां रेफरेंडम अगर आप कराएंगे तो वो एक प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। फिर दुनिया भर की कंट्रीज, दुनिया भर की एजेंसीज, पाकिस्तान जैसे देश ये नहीं कहेंगे कि अगर आप 370 के ऊपर रेफरेंडम करा सकते हो अपने यहाँ पे, तो इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है कश्मीर का, इसके ऊपर रेफरेंडम क्यों नहीं हो सकता है? प्रेसिडेंट्स आप खुद सेट करके आप प्लेट पे सजा करके दे रहे हो उनको आर्गुमेंट। इस देश में दो झंडे नहीं चलेंगे, इस देश में दो संविधान नहीं चलेगा। कश्मीर सब कुछ ले सकता है, संविधान अलग नहीं ले सकता। कश्मीर सब कुछ कर सकता है, अलग झंडा नहीं रख सकता। मैं नहीं रखने दूंगा, इस देश का कोई भारतीय नहीं रखने देगा। अखिलेश यादव जी, जब कपिल सिब्बल जैसे लोगों को जब आप अपने समर्थन से राज्यसभा भेजते हैं और उसके बाद ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं जाकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के, और फिर जब आपको इलेक्शन में जब वोटर वोट नहीं देता तो आप कहते हैं कि देखिए इलेक्शन की जो है ये ईवीएम जो है ये खराब है, मशीन सब मशीन हैक हो रखी है। मशीन हैक नहीं हो रखा, आपकी बुद्धि हैक हो रखी है। मतलब इस देश की अखंडता और संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज हो जाए चलेगा, पर्सनल लॉ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप बार बार याकूब मेमन, अफजल गुरु और इनके जैसे लोगों के लिए खड़े हो गए, आर्टिकल 370 के लिए आप खड़े हो गए, रेफरेंडम की बात आप करोगे जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव है, फिर आप कंप्लेन करोगे यार हमको पाकिस्तान जाने को क्यों बोलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इस देश में दो संविधान, दो झंडे की बात कर रहे हैं, जो कह रहे नहीं एक संविधान होना चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो फांसीवादी हैं इस देश में। दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। चंद्रयान को भी सीमा हैदर से जोड़ दिया गया कि सीमा हैदर ने चंद्रयान के लिए व्रत रखा। अरे शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज और मैं हूं वैभव। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें या डिटेल्स स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज और मैं हूं संदीप। वैभव जी, क्या नाराजगी है 370 की हियरिंग से आपको? मुझे उसकी हियरिंग से नाराजगी नहीं है, ना ही मुझे नाराजगी इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट 370 के रेस्टोरेशन का जो पिटीशन है उसको सुन रही है। मेरी नाराजगी इस बात पे है कि जो सिब्बल साहब ने जो आर्गुमेंट दिया है कि वहाँ पे रेफरेंडम कराया जाए कश्मीर में और वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि उनको 370 वापस चाहिए या नहीं, अगर वो हाँ कहते हैं तो वहाँ इसको रिस्टोर किया जाए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो फिर सरकार ये काम कर सकती है, अदरवाइज सरकार नहीं कर सकती। देखिए ये देश, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये देश रेफरेंडम से चलेगा या संविधान से चलेगा, पहले इस पे डिसीजन हो जाए ना। अगर तो ये संविधान से चलना है फिर तो जो हुआ है सही हुआ है, और अगर रेफरेंडम पे चलना है तो फिर रेफरेंडम एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स है, तो फिर ये एक्सक्लूसिव राइट फिर जम्मू कश्मीर वालों को ही क्यों? सरकार हम यूपी वालों के लिए कानून बनाती है तो क्या हमसे रेफरेंडम करवा के हमसे पूछ के बनाती है? महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए कानून बनाती है तो क्या वहां से पूछ के बनाती है? क्या केरला में रहने वालों के लिए अगर कोई कानून बनता है तो क्या केरला वालों से पूछ के बनता है? क्या केरला की जो असेंबली है या कर्नाटक की या तमिलनाडु की, आसाम की, बंगाल की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, पंजाब की, ये जितनी भी असेंबलीज हैं जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो अपने लोगों से पूछ के अपने यहाँ कानून बनाती हैं, अपने यहाँ सरकारें चलाती हैं? सरकार का मतलब क्या है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि हमने एक अपना चुन के नुमाइंदा भेज दिया है, अब वो निर्णय करेगा हमारे लिए जो सही है। अगर हमें अच्छा लगता है तो ठीक है, हम उसको दोबारा चुन लेंगे 5 साल के बाद। हमें नहीं अच्छा लगता, अगर हमारे वो विरोध में कार्य कर रहा है तो हम वो सरकार गिरा देंगे, हम उस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। आज से 7 साल पहले यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोगों को नहीं पसंद आई, हटा दिया उन्होंने। योगी की गवर्नमेंट आई, योगी जी की सरकार 5 साल चली, लोगों को अच्छी लगी, उन्होंने दोबारा वोट दे दिया। नहीं अच्छी लगेगी अगली बार नहीं देंगे, फिर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, चाहे बसपा की आ जाए चाहे सपा की आ जाए। तो हमें पहले कम से कम इस मूलभूत ढांचे के ऊपर तो हम एग्री कर जाएं कि भाई ये
इस देश में सरकारें, इस देश में निर्णय संविधान से होंगे या रेफरेंडम से होंगे? तो संवैधानिक प्रक्रियाएं उन पे चलेगा ये देश या इन पे चलेगा? कपिल सिब्बल क्या चाहते हैं उस पर चलेगा? राजीव धवन जो है वो क्या कहेंगे, जफर शाह के कहने पे चलेगा ये देश? दुष्यंत दवे के कहने पे चलेगा? कोर्ट चलाएंगी ये देश? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, वहां जितने भी जजेस हैं उनका सबका सम्मान है। और मुझे आशा है, और जो मेरिट्स हैं जो केस के जो मैंने अभी तक सुने हैं, आज 9वां दिन है, उन मेरिट्स को सुन के मुझे लगता भी है कि ये केस इनके हक में नहीं फैसला होगा। लेकिन अगर इनके हक में फैसला हो भी जाता है तो भी इस देश में एक चुनी हुई सरकार है। क्या अब ये इस देश की जितनी भी कोर्ट्स हैं, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार, जो लोगों की नुमाइंदा सरकार है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करती है, एक आम आदमी का, भारत का गौरव क्या है कि भारत में लेह लद्दाख की रिमोटेस्ट पहाड़ी पे किसी गांव में अगर एक सिंगल वोटर भी पूरे गांव में रहता है तो वहां पे भी जाकर के वोटिंग होती है। भारत के दक्षिण में केरल के समुद्र के किनारे किसी एक रिमोटेस्ट एरिया में अगर कोई एक किसान रहता है, एक मछुआरा रहता है, तो उसका भी वोट जा करके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है, उसके घर पे जाकर के वोट करवा के आता है। नॉर्थ ईस्ट की दुर्गम पहाड़ियों में, वहां की डिफिकल्ट टेरेन्स में भी आप चले जाइए, वहां पे भी जाकर के एक एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। लोग नहीं आ सकते तो इलेक्शन कमीशन उनके दरवाजे तक जाता है वोट लेने। तो फिर ये सारा ये सर्कस क्यों चल रहा है इस देश में? ये तमाशा क्यों लगा रखा है आपने? तो ये लोकसभाएं, ये राज्यसभाएं, ये बंद कर देते हैं, यहां पे कोई थिएटर वीटर खोल देते हैं, लोगों का मनोरंजन ही हो। टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अगर फैसले कोर्टों से होंगे, फैसले सड़क चौक चौराहों पे होंगे, फैसले रोमांटिसाइज करते हैं इन चीजों को ये। अरे वो समाजवादी थे जेपी बहुत बड़े, उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। राम मनोहर लोहिया जी ने, कि भैया राम मनोहर लोहिया ने ये बोल दिया है, जेपी ने ये बोल दिया है। आप इस देश में, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम टेम्पलेट यूज करते हैं वेस्ट का। दिक्कत क्या है? ये रेफरेंडम कहाँ से आया है? ये रेफरेंडम बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना। ये वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे वो उन देशों की टोटल आबादी ही 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख तो आबादी होती है उन देशों की। आप जिन यूरोपियन देशों में ये, जहां से आप ये रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उन देशों की आबादी कितनी है? किसी की 25 लाख आबादी है, किसी की 27 लाख आबादी है, किसी की 12 लाख आबादी है। इस तरह के तो ये देश हैं। उससे बड़ी लोकसभाएं हैं भारत में, उससे ज्यादा वोटर तो एक लोकसभा में भारत में है। तो आप रेफरेंडम की बात वहां, आप ये वेस्टर्न टेम्पलेट यहां इसलिए लाके लगाते हैं क्योंकि आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सोचते ही नहीं है। आप आईएसटी में सोचते ही नहीं है, ये लोग ये जीएमटी में सोचते हैं। इनका तार, इनके पांव भारत की जमीन से जुड़े ही नहीं है। ये वहां का टेम्पलेट यूज करते हैं कि भाई यहां पे ऐसा होना चाहिए। भाई पढ़े लिखे ये पढ़ते बाहर से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर पढ़ने में। छुट्टियां बाहर मनाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप बाहर छुट्टियां भी मना लें। घर इन्होंने बाहर बना रखे हैं, बच्चे बाहर रहते हैं। गर्मी इंडिया में बहुत पड़ती है तो गर्मी की छुट्टियां ये बाहर ही मनाते हैं। यूरोपियन नेशंस, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, इन देशों में जाकर के छुट्टियां मनाते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं ये लोग। और वोटर जो है इनका, वोटर गांव में रहता है, वोटर कस्बों में रहता है। इसीलिए इनका डिस्कनेक्ट है। वोटर अंग्रेजी नहीं बोलता, ये चबा चबा के अंग्रेजी बोलते हैं। वोटर जो है वो भोजपुरी अपनी और अपनी बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो बोलता है। आप चबा चबा के अंग्रेजी बोलते हैं, आप विदेशों में घूमते हैं, आपके लिए जो है रेफरेंडम और जो वेस्टर्न टेम्पलेट है आप उसको इंडिया पे अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं होगा वो। भारत में नारा वो नहीं चलता। भारत में नारा ये चलता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इससे भारत का एक एक बच्चा कनेक्ट करता है। ये उसकी जुबान में बोली गई हुई बात है। वो उससे उसकी जो अंदर की जो देशभक्ति है उसके अंदर किसी ने डाली नहीं है।
किसी घर में माँ बाप अपने बच्चे को देशभक्ति का रोज बैठ के कॉपी किताब पे लेसन नहीं देते हैं। वो उसके अंदर स्वतः अपने आप आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि 5,000 10,000 साल से उसके अंदर इस देश का, इस मिट्टी के जीन्स हैं उसके अंदर। इस वजह से देशभक्ति आती है और इस वजह से वो ये नारे लगाता है। आप करिए बैठ के कोर्ट वहां पे सुप्रीम कोर्ट में सोक्रेटिस को और प्लेटो को और दुनिया भर के जो थिंकर्स हैं, आप रोमन आइडियोलॉग्स को आइडियलाइज कीजिए। भारत का बच्चा जो है वो कौटिल्य और चाणक्य से ही खुद को कनेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसका अपना आदमी है। वो अपने रूट्स उससे देखता है। किसी रोमन फिलोसोफर या रोमन एम्पायर में कोई बहुत बड़ा थिंकर गुजरा है, उससे उसका क्या लेना देना है? वो रामायण महाभारत और गीता से अपना विजडम लेता है। आपने चूंकि रामायण महाभारत और गीता नहीं पढ़ी, इसलिए आप यूरोप जाते हैं विजडम ढूंढने। और ये रेफरेंडम का डिमांड किसका है? ये रेफरेंडम की डिमांड सबसे बड़ी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पिछले 70 साल से बार बार कह रहा है कि रेफरेंडम कराइए, रेफरेंडम कराइए। यूएन रिजोल्यूशन, आप इंडिया के किसी भी चैनल को खोल लीजिए, जो हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को सुना होगा, सारे पैनलिस्ट तोते की तरह एक ही बात रिपीट करते हैं। सारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स दुनिया में कहीं भी पोस्टेड हो, वो एक ही बात तोते की तरह रिपीट करते हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। क्यों? यूएन रिजोल्यूशन में ऐसा लिखा हुआ था। यूएन रिजोल्यूशन में यह है कि भाई कश्मीर में रेफरेंडम होगा और वहां की जनता जिसके साथ रहना चाहती है वहां रहेगी। आप उनके हाथों में खेल रहे हैं, आप वो आर्गुमेंट दे रहे हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ी कह रहे हैं रेफरेंडम करने को, हम तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के ऊपर रेफरेंडम कराया जाए। तो भाई साहब, अगर आप आर्टिकल 370 पे वहां रेफरेंडम अगर आप कराएंगे तो वो एक प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। फिर दुनिया भर की कंट्रीज, दुनिया भर की एजेंसीज, पाकिस्तान जैसे देश ये नहीं कहेंगे कि अगर आप 370 के ऊपर रेफरेंडम करा सकते हो अपने यहां पे, तो इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है कश्मीर का, इसके ऊपर रेफरेंडम क्यों नहीं हो सकता है? प्रेसिडेंट्स आप खुद सेट करके, आप प्लेट पे सजा करके दे रहे हो उनको आर्गुमेंट। आप इस तरह के काम करेंगे, उसके बाद आप फिर कहते हैं कि हमको पाकिस्तान जाने के लिए ये लोग कहते हैं, ये फासिस्ट लोग हैं। इस देश में ये सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति के, हम नहीं बांट रहे। आप खुद देशभक्ति का नहीं, आप गद्दारी का सर्टिफिकेट खुद अपने माथे पे चिपका के घूम रहे हैं आप लोग, जब आप इस तरह की बातें करते हैं। तो क्यों करना है आपने रेफरेंडम वहां पे? और कश्मीरियों को ही क्यों मिलना है ये अधिकार? गुजराती को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं यूपी से हूं, मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? कश्मीर में रहने वालों के 4 पांव और 8 पैर हैं। ये अधिकार अगर आप दे रहे हैं तो आप किसी एक को क्यों देंगे? एक कश्मीरी को एक कोई भी विशेषाधिकार क्यों मिल रहा है? भाई आप उनको आर्थिक पैकेज दीजिए, आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको जो देना है दीजिए। आप भाई हमारे टैक्स के पैसे से देते हैं ना, जो देते हैं। हम 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दे देंगे। इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया हर आदमी एक्स्ट्रा दे देगा टैक्स में। भाई साहब आप दे दीजिए कश्मीरियों को, अगर उनको विकास की जरूरत है, वो पिछड़े हुए हैं तो। लेकिन आप ये कहेंगे नहीं, इनका स्टेटस हम स्पेशल रखेंगे, वो नहीं चलेगा। इस देश में 2 झंडे नहीं चलेंगे, इस देश में 2 संविधान नहीं चलेगा। कश्मीर सब कुछ ले सकता है, संविधान अलग नहीं ले सकता। कश्मीर सब कुछ कर सकता है, अलग झंडा नहीं रख सकता। मैं नहीं रखने दूंगा, इस देश का कोई भारतीय नहीं रखने देगा। और जो पार्टी, अगर ये कांग्रेस पार्टी हो या ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं, अगर इनमें से किसी ने ये गलती की कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, इनकी बची कुची राजनीति भी दफन कर देगा ये देश। इस देश का एक एक बच्चा इनके खिलाफ खड़ा होगा। घरों से नहीं निकल पाएंगे ये, अगर ये 370 वापस ले आते हैं तो। मगर वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 370 के ऊपर अभी क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे ना। बोल के देखे राहुल गांधी कि हम 370 वापस लाएंगे। बाइक से गए हैं लेह लद्दाख अभी? बाइक से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं, पैदल जाएं, वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन राहुल गांधी ये बोल के देखें कि हम आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करेंगे, सारा कीड़ा इस देश की जनता निकाल देगी इनके अंदर का। इनकी बची कुची, इनके अगर कहीं 2-4 काउंसलर होंगे देश के किसी कोने में, वो भी खत्म हो जाएंगे।
वो भी इलेक्शन हारेंगे। ये देश इस चीज को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है और नहीं करेगा। आप पहले इस तरह की बातें करके इस देश के टॉलरेंस को आप टेस्ट करते हैं। इस देश के लोगों की जो सहिष्णुता है, जो उनका सब्र है, उसका आप इम्तहान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस देश में देखिए हमको तो बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही, देखिए हम तो अब एक केस भी नहीं फाइल कर पा रहे, देखिए हम तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। भाई साहब, आपने कितनी परीक्षा लेनी है हमारे सब्र की? इस देश के लोग गाली देते हैं। अब ये कपिल सिब्बल साहब जो है राज्यसभा गए हैं, बेसिकली समाजवादी के परोक्ष समर्थन से गए हैं ना, समाजवादी पार्टी के। तो अखिलेश यादव जी, जब कपिल सिब्बल जैसे लोगों को जब आप अपने समर्थन से राज्यसभा भेजते हैं और उसके बाद ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं जाकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के, और फिर जब आपको इलेक्शन में जब वोटर वोट नहीं देता तो आप कहते हैं कि देखिए इलेक्शन की जो है ये ईवीएम जो है ये खराब है, मशीन सब मशीन हैक हो रखी है। मशीन हैक नहीं हो रखा, आपकी बुद्धि हैक हो रखी है। आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते क्यों हैं? आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए, देखिए आपको वोट देता है या नहीं देता। आप ऐसे लोगों का विरोध करिए, देखिए आपको वोट देता है या नहीं देता है। आप राम मंदिर का विरोध बंद कीजिए, आप ज्ञानवापी विरोध बंद कीजिए, आपको देखिए आपको वोट देता है या नहीं देता है। आप इस देश की मतलब सहिष्णुता, संप्रभुता, हर चीज से खेलें और उसके बाद आप ये कहें कि हमको ये ईवीएम हैक हो गई, हमको वोट नहीं मिल रहा। आप अपने वोटर से आप जुड़े हुए ही नहीं हैं। आप अपने वोटर से जुड़िए तो आप कभी बैठते हैं उसके साथ बात करते हैं? ट्वीट तो करते हैं। आप बैल के ऊपर ट्वीट करेंगे, आप सांडों के ऊपर ट्वीट करेंगे। भाई सांड मसला नहीं है उनका, उनका मसला ये, वो जब कश्मीर की और सांड की बात आएगी तो भाई साहब पहले कश्मीर की बात करो, वो हम बाद में देखेंगे। जब उसकी श्रद्धा की, उसके फेथ की, उसके धर्म की बात आएगी और बाकी दूसरी कोई बात आएगी कि नहीं पहले मेरे धर्म की बात करो, बाकी की बातें आप वो बाद वाली बात पहले करना चाह रहे हो। यही डिस्कनेक्ट है आपका आपके वोटर के साथ। और इसमें देखिए कोई भी फैसला है, हो सकता है, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं 99.99% जो कि मैंने 9 दिन की सारे आर्गुमेंट्स सुने हैं इनके, और इन सारे आर्गुमेंट्स को सुने, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल बातें मैं उसमें डिटेल में नहीं घुसना चाहता, लेकिन जो मेरिट ऑफ द केस है वो सुन के इतना ही लग रहा है कि 99.9% ये केस ऐसा ही होगा कि ये आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या इस जो सरकार का फैसला है इसको असंवैधानिक नहीं करेंगे। बट 1% मैं मान लेता हूं कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? कर देंगे तो कर दें, सरकार ऑर्डिनेंस ले आएगी। सरकार ये ऑर्डिनेंस का जिन भी तो आपने ही बोतल से निकाला है, आप ही जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने ऑर्डिनेंस, जब एक शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको उसके पति ने छोड़ दिया है, इसकी उम्र हो गई है, ये बूढ़ी हो गई है, इसको अपना जीवन यापन करने के लिए 10-15 रुपए महीना जो है इसको जो है देना चाहिए इसके पति को। उसके ऊपर इस देश में इस्लाम खतरे में आ गया था, इस देश में शरीयत खतरे में आ गई थी, इस देश में पर्सनल लॉ खतरे में आ गया था। पर्सनल लॉ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्होंने कि पर्सनल लॉ हमारी रेड लाइन है, पर्सनल लॉ हम नहीं क्रॉस करने देंगे आपको। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मतलब इस देश की अखंडता और संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज हो जाए चलेगा, पर्सनल लॉ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ आर्टिकल 370 जो है ये वही काम कर रहे हैं ना। तो अगर एक शाहबानो को, एक बूढ़ी औरत को 10-15 रुपए महीना देने से इस देश में इतनी सारी चीजें खतरे में आ रही थी, मजहब भी खतरे में आ रहा था, कल्चर भी खतरे में आ रहा था, मुसलमान भी खतरे में आ रहे थे, तो सरकार ने अगर उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आई तो ठीक है, तो फिर ये तो देश की संप्रभुता अखंडता की बात है, तो फिर इस पे तो ऑर्डिनेंस लेके आएगी। एक चुनी हुई सरकार के निर्णय को पलटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कोई भी सरकार देगी? कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो देती, वो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी तो देंगे। तब कहते नहीं हमको जनता ने चुना है, हम ये नहीं होने देंगे। जुडिशरी जो है अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रही है। ये देखिए ना, ये सारे मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था ना कि सिर्फ
किरदार बदलते, अदाकार सारे वही हैं। सारे वही। ये आप इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी वही है, वही राजीव धवन है, वही कपिल सिब्बल है, वही दुष्यंत दवे हैं, सारे वकील वही हैं। ये जो सारी लॉबी है लेफ्ट की, कभी जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उनको प्रोटेक्ट करने पहुंच जाएंगे। जादवपुर में नारे लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अफजल गुरु को बचाने पहुंच जाएंगे। याकूब मेमन के लिए रात में प्रशांत भूषण जैसे लोग, ये लोग रात में कोर्टें खुलवानी शुरू कर देंगे। मतलब मैं तो पेशेंस की दाद देता हूं इस देश के जजेस की, जो इनको टॉलरेट करते हैं। मतलब याकूब मेमन के लिए खड़ा होना हो, अफजल गुरु के लिए खड़ा होना हो, जेएनयू वालों के लिए खड़ा होना हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो मिसक्रिएंट्स हैं उनके लिए खड़े होना हो, सारे के सारे यही लोग खड़े होते हैं। 370 पे भी वही लोग खड़े हो जाएंगे। इस देश में कहीं कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा, देश जो है अपने जो इंपीरियल या आप कह लीजिए या जो एक मुगल स्लेवरी की जो शैकल्स थे, उनको, जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो वहां के खड़े हो जाएंगे। कश्मीर जन्नत है, क्यों है? क्योंकि वो फला मुगल एम्परर ने कहा था। अरे वो नहीं कहता तो क्या वो जन्नत नहीं होती? इन मुगल्स ने और भी 50,000 पाप किए हैं इस देश में, उनका जिक्र नहीं करते। 70 साल इनकी एक्सरसाइज यही रही है कि कैसे भी करके मुगल्स को जो है वो सेक्युलर, इंक्लूसिव और लिबरल साबित कर दो, उनके सारे पाप छुपा दो। उन्होंने जितनी हत्याएं कराई, उन्होंने जो मंदिर तोड़े, उन्होंने जो बाकी के जो हमारे तीर्थ स्थान थे उनको तोड़ा, कहीं वो सब कुछ दफन कर दो। सिर्फ ये बताओ, उनके ऊपर फिल्में बनाओ, उनको रोमांटिसाइज करो। वो तो प्यार करने वाले, गजलें गाने वाले और कविताएं लिखने वाले, शायरी करने वाले लोग थे। कितना बड़ा दिल था। वही टोटल एक्सरसाइज इनकी वही है। आप बार बार याकूब मेमन, अफजल गुरु और इनके जैसे लोगों के लिए खड़े हो गए। आर्टिकल 370 के लिए आप खड़े हो गए। रेफरेंडम की बात आप करोगे जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव है, फिर आप कंप्लेन करोगे यार हमको पाकिस्तान जाने को क्यों बोलते हैं। देखिए जज साहब, हमसे कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। भाई साहब, आपको कल नहीं, आपको आज के आज चले जाना चाहिए। इस तरह के जितने भी लोग हैं, भाई आप बात ही उनके इंटरेस्ट की कर रहे हैं ना। आप एक गांव में जो बैठा हुआ भारतीय है, जिसके हाथ में आज की डेट में मोबाइल फोन है और वो 2 GB का डेटा मिलता है, उसको जब वो बैठ करके देखता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं इस देश के साथ, कश्मीर के ऊपर आपका स्टैंड क्या है, आर्टिकल 370 और 35 के ऊपर आप किधर खड़े हो, तो भाई वो तो अपना जजमेंट करेगा ना। भाई जज का जो जजमेंट होगा वो बात का है, लेकिन वो गांव में बैठा वो बच्चा, वो बूढ़ा, वो भी तो अपना जजमेंट करेगा। वो भी तो ये डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप उसके हक में खड़े हो, आप उसके विरोध में खड़े हो, आप उसके देश के हक में खड़े हो, आप उसके देश के विरोध में खड़े हो। आयरनी। और आप भी देखिए संदीप जी, इस देश में आर्टिकल 370, 35A हटाने वाले फांसीवादी हैं, फासिस्ट हैं, और जो उनको वापस लगाने की बात कर रहे हैं वो लिबरल कहे जा रहे हैं, वो देशभक्त हैं, वो संविधान के रक्षक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो इस देश में 2 संविधान 2 झंडे की बात कर रहे हैं, जो कह रहे नहीं एक संविधान होना चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो फांसीवादी हैं इस देश में। दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान इकलौता देश। नोएम चोम्स्की वहां अमेरिका में बैठता है, उसको अमेरिका के टेलीविजन और अमेरिका के जो लोग हैं वो नहीं उसको दिखाते। अमेरिका वाले नोएम चोम्स्की को अपने स्पेस नहीं देते। वो किस वो हमारे यहाँ के वामपंथियों को बुलाते हैं वहां पे, और नोएम चोम्स्की कि आप आर्टिकल लिखो हमारे यहाँ, आप आओ हमारे यहाँ स्क्रीन पे। नोएम चोम्स्की को नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने खुद के फासिज्म की भी बात करता है। वो ये कहता है कि अमेरिका खुद कितने फासिस्ट कंट्री है, उसने खुद ने कितने वॉर क्राइम्स किए हैं। एक अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप है नोएम चोम्स्की के ऊपर वियतनाम वॉर के टाइम से। अच्छा, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहां पे एक पत्रकार रवीश कुमार जी बेचारे, वो खुद इस्तीफा दे करके चैनल छोड़े, वो किसी ने निकाला नहीं। अडानी ने उनको नहीं निकाला था चैनल से। अडानी ने नहीं कहा था कि आप एनडीटीवी से निकल जाओ, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। और
उसको रोज वहां अल जजीरा में भी बुला के बिठाते हैं, उसको अमेरिका में भी बुला के बिठाएंगे, लंदन में अभी घूम के आए भाई साहब, पिक्चर भी बना रहे हैं। ठीक है। वो वहां पे उनको स्पेस दी जाएगी। आप बताइए, भारत में पत्रकारिता, भारत की पत्रकारिता से मुझे बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन भाई रवीश कुमार को वहां स्पेस मिलती है, नोम चोम्स्की को नहीं मिलती। तो ये सारे के सारे ये जो दुनिया में देश हैं और ये जो हमारे यहाँ पे जो उनके बैठे हुए टाउट्स हैं, ये सारे के सारे इनकी जो हिपोक्रेसी, इनका जो दोगलापन, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब सीमा की बात आ गई तो अब सीमा हैदर को भी कर लेते हैं डिस्कस। आपकी बड़ी इच्छा रही सीमा हैदर पे आप बात कीजिए, सीमा हैदर पे आप बोलते नहीं है। हम इसलिए पूछ रहे थे कि हमने देखा लगभग सारे यूट्यूब चैनल सीमा हैदर को कवर किए, आपने कहीं कवर नहीं किया इसको, क्या कारण था इसका? क्यों कवर करना है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है। अच्छा, वो पाकिस्तान की जासूस है, मतलब दुनिया की पहली जासूस होगी जो टीवी पे भी आ रही है, वो रील्स भी बना रही है, अपने घर पे बैठी है और आईबी और रॉ सो रही है। मतलब आईबी और रॉ को नहीं पता कि वो जासूस है, ये टीवी चैनल्स पे जो बैठे हुए इनको पता है वो जासूस है। आप मुझे क्या तमाशा लगा रखा है इस देश की मीडिया ने सीमा हैदर को लेकर के, क्या स्तर गिरा लिया है अपना, कोई लेवल ही नहीं रह गया कसम से। मैं अभी आज किसी ने भेजा, वो सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 के लिए जो व्रत रखा है, ये न्यूज है। ये न्यूज है, एक बड़े अखबार की खबर है, मैं ये बता दूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े अखबार में। अरे मैं कहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। और सीमा हैदर ने व्रत रखा है, ये TV9 पे थंबनेल है उनका, मतलब वो उनके वीडियो पे यूट्यूब पे मैंने देखा। आप मुझे बताइए इस देश का क्या मतलब, ये अब हमारी मीडिया का स्तर आ गया है। चंद्रयान को भी सीमा हैदर से जोड़ दिया गया कि सीमा हैदर ने चंद्रयान के लिए व्रत रखा है। अरे शर्म से डूब मरने का मकाम है ये। मतलब किधर जा रही है पता। आप चंद्रयान के ऊपर प्रोग्राम कीजिए, आप पुराने रिटायर्ड साइंटिस्ट को बुलाइए, आप उस पर डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, बट आप सीमा हैदर को जोड़ रहे हैं चंद्रयान से। सीमा हैदर कौन है यार? वो एक इंडिविजुअल थी, वो आई कैसे आई, नहीं आई, वो इस देश में पुलिस है, इस देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपने घर पे बैठी हुई है। अच्छा, जब वो पहले आई सीमा हैदर तो वो लैला मजनू की लैला थी, फिर वो अचानक से जासूस बन गई, फिर वो एक्टर बन गई, वो फिल्में साइन करने लग गई। अभी कल परसों में मैंने देखा वो ट्विटर पे वो पैनल में बैठ के डिबेट कर रही है, चलती है न्यूज चैनल के ऊपर, वो पैनलिस्ट भी बन गई है। आज वो चंद्रयान के लिए व्रत रख रही है, प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है। कुछ दिन में वो कोई साधु महात्मा बना देंगे। भाई मीडिया को कुछ भी बना सकती है। 4-5 किरदार तो उसके बना चुके हैं ना, ये उसको कुछ और बना देंगे। मतलब अभी तक मैंने उसको, अब उसने रील्स बनाती है, वो गाने वाने। अब मैंने वो सरसों के खेत में भागता हुआ नहीं देखा है मैंने उसको अभी। वो सरसों के खेत में भागना शुरू कर दे तो वो DDLJ की वो काजोल भी हो जाएगी। वो क्या तमाशा है। क्यों हम अपना मजाक खुद क्यों उड़ा रहे हैं? हम क्यों अपने जर्नलिज्म का, अपनी मीडिया का कहते हैं यार जनता देखती है। यार जनता और भी बहुत सारी चीजें देखती है, तो वो भी दिखाओगे क्या आप? जनता इस देश में लाखों करोड़ों लोग और भी बहुत कुछ देखते हैं, तो चलाओ उसको। क्यों नहीं चलाते? और आप देखिए कि इस देश में लोग मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग क्यों सवाल उठाते हैं। आप लेफ्ट विंग का मीडिया हो, राइट विंग का मीडिया, कोई भी मीडिया हो, आप एक आम आदमी जाके पूछे पत्रकार कि ये मीडिया, अरे सब चोर है। सेम रिएक्शन जो कि इस देश में पुलिस वालों के लिए आता है, सेम रिएक्शन वही मीडिया वालों के लिए आता है ना, कि सब चोर हैं, सब बिके हुए हैं। ये तुरंत क्यों आता है? अरे ये सब मैनेज्ड है, अरे ये सब बिके हुए हैं। लेफ्ट वालों के लिए राइट वाले बिके हुए हैं, राइट वालों के लिए लेफ्ट वाले बिके हुए हैं, क्योंकि आपने खुद को लेफ्ट राइट कर रखा है ना। अब जितने मीडिया वालों ने उसको जासूस जिसको बता रहे थे, उनमें से किसी ने, चलिए आपने खबर दी, किसी एक ने माफी मांगी। भाई अगर वो जासूस होती तो जेल में होती ना। तो 10-15 दिन 20 दिन इस देश में तमाशा चला जासूसी का, तो जासूस तो नहीं निकली वो। तो जिन्होंने 15-20 दिन चलाया, और माफी सीमा हैदर से नहीं मांगने को कह रहा हूं, इस देश की जनता से मांगने को कह रहा हूं, आपके अपने दर्शकों से, अपने पाठकों से माफी मांगने के लिए कह रहा हूं। क्या आपने उनसे माफी मांगी? जिनको दिखा के आपने बहुत सारा
ट्रैक्शन। आपने 20 दिन उनका टाइम वेस्ट किया, उनका पैसा वेस्ट किया। भाई डेटा फ्री में नहीं मिलता ना, एक यूजर पैसा देता है उसका। सबसे बड़ी बात उनके विश्वास को भी आपने और छला है। तो उसके बाद कहते हैं कि यार ये हमको सबको चोर बोलते हैं, मीडिया को जो है डिमोनाइज किया जा रहा है। भाई साहब, मीडिया को कोई डिमोनाइज नहीं कर रहा। मीडिया को खुद मीडिया डिमोनाइज कर रही है और अपनी हरकतों से कर रही है। मीडिया को गालियां कोई दिलवा नहीं रहा आपको गालियां, आप अपनी हरकतों से गाली खा रहे हो। आप माफी नहीं मांगते इसके ऊपर, आते खड़े होते मांगते माफी कि हाँ भाई हमने ये बात की, हम ये हमारी खबर गलत थी और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम आपके सपोर्ट में खड़े होते, आपकी क्रेडिबिलिटी फिर भी मेंटेन रहती। नहीं मांगते आप, ढीठ है, घाघ है बेसिकली। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इस देश में मीडिया के अंदर भी तो है ना। यस वी कैन गेट अवे विद इट, हाँ हम करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे लोग भूल जाते हैं, लोग भूलते नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी गलतफहमी इन लोगों की है कि लोग भूल जाते हैं। लोगों के अपने मसले मसाइल हैं कि भाई लोग ज्यादा दिन तक चीजों को लिंगर ऑन नहीं करते, लेकिन जब आप अगली बार कोई खबर देंगे ना तो वो उनको सीमा हैदर याद आएगी। ये पिछली बार इन्होंने सीमा हैदर पे भी सीधा सा ड्रामा किया था। हमेशा ये आर्गुमेंट होता है ना, ये लेफ्ट विंग मीडिया है, अरे ये राइट विंग मीडिया है। तो भाई साहब, खबरें देने वाला मीडिया कहाँ है जो खबर देता हो और अपनी खबर पे स्टैंड करता हो? मैंने एक चैनल की माफी नहीं देखी अभी तक जो जासूसी की थियरीज करा रहे थे, रोज डिबेट्स करा रहे थे। एक पाकिस्तान से भी बुला रहे हैं, इधर से भी बुला रहे हैं, और बैठ के डिबेट चल रही है कि वो जासूस है या नहीं। वो घर में बैठ के रील बना रही है, वो अपने घर में बैठ के रील और टिकटॉक बना रही है, और टीवी पे चल रहा है कि वो जासूस है। वो भी सोच के, वो भी देखती होगी, हंसती होगी इन जोकरों के ऊपर, ये जोकर्स है।